नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। जी सर, इजराइल और ईरान के बीच में अब लगभग दोनों तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि ये कोई ऑपरेशन या कोई एक शॉर्ट टर्म अटैक नहीं है, बल्कि फुल फ्लेज एक लड़ाई दिखाई दे रही है, ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। उसके बारे में ईरान क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, इजराइल कैसे बचेगा, ईरान कैसे बचेगा, ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन भारत में बैठे अगर हम लोगों की सबसे बड़ी जो एक बात है कि हमारे लिए ईरान भी कोई ऐसा देश नहीं है जिसको हम दुश्मन देश कह सकते हैं, और कम से कम दुश्मन नहीं तो बहुत अच्छा दोस्त भी अगर नहीं है, लेकिन एक कायदे का मुल्क है जो ईरान हमारे कारोबार के लिहाज से, हमारे कल्चर के लिहाज से, और ये तमाम बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमारे लिए दोस्तों का भी दोस्त है, और हमारे गाढ़े वक्त में इजराइल हमेशा खड़ा रहा है। तो यहाँ एक दुविधा की स्थिति आती है। लेकिन अभी तक हमारी सरकार की तरफ से, यानी भारत की तरफ से, ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको बड़े तरीके से निपटा जा रहा है। लेकिन सर, ये बात तो हम सारे के मन में चल रही है कि आखिर भारत पर क्या असर पड़ेगा ईरान और इजराइल के साथ अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो। सर साहब देखिए, ईरान और इजराइल की जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा रहा है पहले से। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो ईरान को 1979 तक जो वहां पे रजा शाह का जब हुकूमत थी तो उस टाइम अमेरिका का फुल सपोर्ट था, और अमेरिका ने ही इनका सारा का सारा रहनुमाई अमेरिका के अंडर में था ईरान 1979 तक। परंतु 1979 में जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पे इस्लामिक सोच वाले, धार्मिक सोच वाले जो लोग जब वहां पे तख्ता पलट किया गया शाह का, उसके बाद जब खमेनी की सरकार आई तो ये देखिए कि उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया। एक तो बोला कि भाई ईरान को अब सरिया के हिसाब से चलाया जाएगा, ना कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरह चलाया जाएगा। उन्होंने सरिया रूल लागू किया और अमेरिका से टाइज बिल्कुल खत्म कर दिए। अमेरिका ने जब देखा कि अब ईरान हमारे हाथ से निकल चुका है, वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो ईरान ने तुरंत बराबर का देश इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता थी, और सद्दाम हुसैन को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और कॉन्फिडेंस में लेकर के सद्दाम हुसैन को केमिकल वेपन्स दिए, और 8 साल 1980 से लेकर के 1988 तक ईरान इराक का युद्ध चला, जिसके अंदर सद्दाम हुसैन भी थक चुका था, जिसमें कोई कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया ईरान के खिलाफ, क्योंकि वहां की जो टोपोग्राफी है, जो वहां के जो पहाड़ी इलाका है, वहां से नेचुरल बाउंड्रीज ऐसी हैं कि सद्दाम हुसैन भी वहां कुछ नहीं कर पाया। जब अमेरिका ने देखा कि ये सद्दाम हुसैन भी इनको कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने 2 साल के बाद ही 91 में कुवैत के ऊपर हमला किया। इराक से उनके संबंध खराब हुए, और गल्फ में आप देखिए 9/11 के बाद में दूसरा 2001 में जब सेकंड गल्फ वार हुआ तो अमेरिका ने मिडल ईस्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। बहुत सारे देशों में अपनी फौज की प्रेजेंस बढ़ा दी, अफगानिस्तान में अपनी फौज उतार दी। तो आप अगर ये देखें कि ये सारा का सारा ईरान ने जब ये देखा कि देखिए ईरान की जो मोटिवेशन है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं एटम बम बना के रहूंगा, मैं अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है, इससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। क्यों है ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप देखिए, एक छोटा सा कंट्री है नॉर्थ कोरिया, उसके पास एटॉमिक पावर है। वहां अमेरिका सत्ता बदलना चाहता था पर बदल नहीं पाया, केवल और केवल एटॉमिक पावर होने की वजह से। सिमिलरली यूक्रेन में आप देखिए, यूक्रेन में क्या हुआ, जब 1994 में ये डिसआर्मामेंट हुआ तो यूक्रेन में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको सबको जमा कराया गया। यूक्रेन को राजी किया गया कि आप ये सारे के सारे वेपन जमा कराइए। तो ईरान ये देखता है
कि जैसे ही यूक्रेन ने हथियार जमा, न्यूक्लियर वेपन जमा कराए, उसके बाद में यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर कम हो गई, जबकि नॉर्थ कोरिया की बार्गेनिंग पावर आज तक बरकरार है। तो ईरान को यह समझ आ चुका था कि ईरान ने इराक को छोड़ा नहीं। आप देखिए, इराक में सद्दाम हुसैन को उसके नतीजे तक पहुंचाया, गद्दाफी को उन्होंने छोड़ा नहीं, या दूसरे जितने भी लोग थे जिनके साथ भी ये चीजें हुई, अमेरिका ने केवल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट साधे और किसी को छोड़ा नहीं, सबको उन्होंने ठिकाने लगाया। तो ईरान ये चाहता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट हम वारहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी, तो अमेरिका और जो इलीट क्लब है, जो इलीट क्लब ऑफ कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो उनके अंदर जाने के बाद में अमेरिका इसको दबाव, या वर्ल्ड इराक के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा। ये इराक की सोच है। अब देखिए, जो इजराइल की बात है, इजराइल ये सोचता है कि भाई अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो वो न्यूक्लियर आर्सेनल का प्रोग्राम, जो हथियार का इस्तेमाल है, वो इजराइल को खत्म करने के लिए किया जाएगा और इजराइल को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए इजराइल ने, आप देखिए, उनके 10-12 टॉप आर्मी के जनरल, इंटेलिजेंस एजेंसी आर्मी चीफ, दूसरा आर्मी चीफ जो अपॉइंट हुआ वो भी इजराइल ने चुन चुन के उनको मारा है, और 15-16 के करीब न्यूक्लियर साइंटिस्टों को उन्होंने टारगेट किया है और उनको एलिमिनेट किया है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, न्यूक्लियर जो साइट है उनको उन्होंने खत्म किया है। आप ये देखिए, इसका सारा का सारा वेस्टेड इंटरेस्ट अमेरिका का है। और जो बाकी लोग हैं जो ये जानते हैं कि अमेरिका, आप देखिए जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध विराम कराया गया, जिस तरह से ये आगे आने वाले टाइम में, उसके कुछ टाइम के बाद में ईरान के ऊपर शुरू से डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान आ रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल के साथ हैं। और इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर भी उन्होंने जब ये कहा कि भाई आप इंस्पेक्ट कराइए ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और ईरान ने उसको मना किया, नहीं करने दिया, और तीसरी साइट उन्होंने डेवलप कर ली, तो इन्होंने, देखिए, अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएनओ ने ये सोचा कि भाई ईरान रुकने वाला नहीं है। नाउ दिस इज द टाइम, किसी ना किसी को तो उसको ऊपर आक्रमण करना ही था, किसी ना किसी को तो शुरुआत करना था, और सबसे अच्छा शुरुआत थी कि इजराइल उसके ऊपर हमला करे। क्योंकि आप देखिए, ईरान ने जब ये देखा कि इराक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कुवैत को इन्होंने नहीं छोड़ा, मिडिल ईस्ट में इन्होंने उसामा बिन लादेन जो इनकी पैदा किया हुआ था उसको नहीं छोड़ा जब इनके काम का नहीं रहा, अफगानिस्तान में, तो ये सारी चीजें देख करके ईरान ने क्या किया, जो ये जो आपके हुती और हिजबुल्लाह और हमास हैं, इनको फंडिंग करता है ईरान, इनको पैसे देता है, और गाजा में, जिस तरह से लीबिया में, जहां भी इनकी प्रेजेंस है, बहुत बड़े ग्रुप हैं, ये बहुत बड़े टेरर ग्रुप हैं एक तरह से, और इजराइल को इन्होंने परेशान किया हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। अब साहब बात ये आती है कि होगा क्या। देखिए, ये जो पीछे की कहानी है, अगर आप देखें तो जहां अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट है वहां अमेरिका किसी की सुनता नहीं है, किसी की सोचता नहीं है, सारा का सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जिस तरह से कुवैत को खत्म किया गया, कुवैत पर हमला किया, इराक को खत्म किया गया, कर्नल गद्दाफी को खत्म किया गया, या आप देखिए अफगानिस्तान में सारा का सारा खेल खत्म किया गया, और जिस तरह से यूक्रेन 3 साल तक युद्ध को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था रसिया के सामने, परंतु अमेरिका को रसिया को कमजोर करना था इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली और साइकोलॉजिकली। देखिए, आप रसिया एक इतना बड़ा पावरफुल अपने आप को कंट्री समझता है, परंतु एक छोटे से यूक्रेन को 3 साल से जूझ रहा है। अब उसके लिए मूंछों की बात हो गई है, प्रेस्टीज की बात हो गई है, एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा रसिया के ऊपर कि अगर वो यूक्रेन से विड्रॉ करता है। और भीतर खाते सबको पता है कि अमेरिका यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, चाहे आर्म्स सबनेशन हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे
इकोनॉमिक उसको पैसे धेले की बात हो, सारा का सारा हेल्प अमेरिका से जा रही है। अब यहां भी यही होने वाला है कि सारी की सारी हेल्प इजराइल को अमेरिका से मिल रही है। ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, या ईरान के साथ जो अलाइज हैं, ईरान के साथ अलाइज कौन है, उनमें सबसे अग्रणीय है रसिया और सेकंड नंबर पे आता है चाइना। तुर्की को आप छोड़ दो, तुर्की अभी तक एक तरह से इस्लामिक कंट्री होने की वजह से उनके साथ है, अदरवाइज तुर्की के पास उतना मादा नहीं है कि इराक को किसी काम का इराक के लिए हो। परंतु ये जो खेमे जो बनते जा रहे हैं, जो दो ग्रुप बनते जा रहे हैं, इन दो ग्रुप को, दुनिया को ये चिंता है कि अगर दो ग्रुप बन जाते हैं, चाहे ओपनली सामने आए और चाहे वो बैकग्राउंड से पीछे से उनको हेल्प करें, तो अगर ये खाड़ी में युद्ध लंबा चलता है तो लोगों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो राइट थिंकिंग लोग हैं, उनको ये लगता है कि कहीं एटॉमिक ये वर्ल्ड दो भागों में बट के ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। उससे होगा क्या कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करेगी, वर्ल्ड इकोनॉमी, और दूसरा ये होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ महंगाई बढ़ जाएगी, सामान की आवाजाही की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और बहुत सारी समस्याएं लोगों के लिए, सभी देशों के लिए खड़ी हो। हमारा देखिए ईरान के अंदर, हमारे ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। हमारे ईरान चाबहार जो पोर्ट है वो, उसमें हमारा स्टेक है, और जो वहां से गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन की जो सप्लाई है वो हमारा ईरान से है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं काफी टाइम से, उसको भी ईरान ने सस्टेन किया है इतने टाइम से, और वो 90% अपना ऑयल चाइना को देता है, वहां से उसको रेवेन्यू आती है। आप देखिए कि अमेरिका के लिए हमने जो पाकिस्तान के साथ हमारी कन्फ्लिक्ट हुई, भारत की लीडरशिप को या भारत की डिप्लोमेसी को ये समझना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हमसे बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं भारत की जो लीडरशिप है आज की तारीख में, कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है। वो केवल केवल नेचुरल रिसोर्सेज और अपने देश के लिए कितना कुछ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसका दोस्त है। आप देखिए अभी रिसेंट में 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पे बुलाया है, उनके साथ बैठ के बातचीत की है। ये अब खबरें निकल के आ रही हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करके ईरान से जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको वहां शिफ्ट करना चाहते हैं, और ईरान को कंप्लीटली न्यूक्लियर फैसिलिटी जितनी है उनको खत्म करके पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाहते हैं। एक तरह से आप देखिए वो भारत के लिए एक खतरा होगा, और पाकिस्तान, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान पैसे से टूटा हुआ कंट्री है, दिमाग से पैदल है, उनको ऐसे ही आदमी चाहिए इस एरिया में, इस साउथ एशिया के अंदर। अमेरिका को एक ऐसी लैंड चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो वो टुकड़ा फेंकते रहें और वो कुत्ते की तरह पूंछ हिला करके उनकी हामी, अमेरिका की हामी भरते रहे, अमेरिका की वाहवाही करते रहे, अमेरिका के कहने पर सारा काम चलता रहे। अगर आप देखें साहब, ये इंडिया का जो स्टैंड अभी तक रहा है, इंडिया का स्टैंड अभी तक न्यूट्रल है, बिकॉज हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारे इजराइल के साथ भी बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर हम अमेरिका इजराइल से लेते हैं, ड्रोन हम इजराइल से लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इजराइल से लेते हैं। तो हम भारत एज ए कंट्री ना तो इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं, ना हम ईरान के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि ईरान में भी हमारा काफी इन्वेस्टमेंट है, ईरान के साथ भी हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, हमारे कल्चरल टाइज भी हैं, एक पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो अमेरिका, इंडिया नहीं इस टाइम पे अमेरिका के लिए जो नॉन अलायंस, जो एक तरह से किसी भी पक्ष के साथ ना जाने वाली जो पुरानी हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी से भारत स्टिक कर रहा है, और वो ही हमारे लिए बेहतर है।
क्योंकि ये सारी की सारी जो लड़ाई अगर आप देखें तो भाई आप ये बताइए कि अगर ईरान, आप देखिए जो इजराइल है, इजराइल एनपीटी का मेंबर नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो न्यूक्लियर के लिए, और इजराइल एम्बिग्युइटी, कहीं भी इजराइल ये नहीं बोलता है कि हमारे पास एटॉमिक वेपन हैं, परंतु न्यूक्लियर वेपन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि उनके पास 70 से 80 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। और दूसरी तरफ जो ईरान है वो एक सिग्नेटरी है एनपीटी के अंदर। आपने इजराइल सिग्नेटरी क्यों नहीं है, इजराइल ने क्यों साइन नहीं किए हैं? इजराइल की फैसिलिटीज, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इजराइल की फैसिलिटीज को ऑडिट क्यों नहीं करता है जिस तरह से ईरान की? अगर देखिए आप अगर एक तरह से आप एक न्याय पसंद लोग हैं तो आपको एक तराजू में रख करके तोलना चाहिए, परंतु अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड लेवल पे जहां पे कंट्री का इंटरेस्ट आ जाता है वहां अमेरिका अंधा हो जाता है। और देखिए 91 में भी जो गल्फ वार हुआ या उसके बाद में सेकंड गल्फ वार हुआ, वो केवल और केवल नेचुरल रिसोर्स और तेल के ऊपर कब्जा करने के लिए था। कोई, आप पहले ईरान को सपोर्ट करते रहे, फिर इराक को सपोर्ट करते रहे, फिर अफगानिस्तान के सपोर्ट करते रहे, फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी फौज उतार दी। तो एक तरह से कुछ नहीं है, ये अमेरिका की दादागिरी है। और मैं देखिए एक तरह से इजराइल इस तरह के युद्ध में बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा पारंगत है। ईरान की जो एयरफोर्स है या ईरान की जो नेवी है, ईरान की नेवी साइज में बड़ी है, बट अगर आप टेक्नोलॉजिकल एज देखें, अगर आप एक जो मारक क्षमता है वो इजराइल की नेवी की, इजराइल की एयरफोर्स की कहीं ज्यादा है ईरान के कंपैरिजन में। और जिस तरह से अमेरिका का साथ इजराइल को हासिल है, तो वर्ल्ड को पता है, पूरी दुनिया को पता है, चाहे कोई इसको ओपन फोरम में बोले या ना बोले, पूरी दुनिया को ये इल्म है कि अगर इजराइल के साथ अमेरिका आता है, और जो उसने डिक्लेयर भी कर दिया है, उस तरह के बयान अमेरिका दे रहा है। देखिए मिसाइल जाकर के गिरती है इजराइल में और उसका दर्द होता है व्हाइट हाउस में, इमीडिएटली वहां से स्टेटमेंट आता है। तो आप अगर देखें तो अब ये इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये यूएसए और ईरान की लड़ाई है, ये यूएसए की लड़ाई है। एक इजराइल को एक मोहरा बनाया गया है, और ये सारी की सारी जो वर्ल्ड ट्रेड रूट्स हैं या हथियारों का जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो हथियारों की इंडस्ट्री को और वर्चस्व की लड़ाई को और ज्यादा, देखिए आप अवनीश जी ये समझिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि 3 साल से अमेरिका लगातार रशिया को कमजोर कर रहा है यूक्रेन के जरिए। एक्चुअली अगर आप देखें तो रशिया अगर ये लड़ाई होती है, अमेरिका हमला भी अगर करता है ईरान के ऊपर, रशिया के पास आजकल, रशिया एक दूसरे फ्रंट में नहीं ज्वाइन कर सकता है। इट इज ऑलरेडी अंडर, जिन लोगों ने इसका आकलन किया है उस आकलन से पता चलता है कि अमेरिका ने एक फ्रंट तो 3 साल से उधर खोल दिया, उसको परेशान करके रखा हुआ है। रशिया को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पीछा छुटाऊं। तो आप देखिए जब लड़ाई लड़ते हैं तो आपके हथियार भी कम होते हैं, आपके हथियारों की सप्लाई कम होती है, आपकी मैन पावर कम होती है, आपको साइकोलॉजिकली आप टूटते हैं, इकोनॉमिकली आप टूटते हैं। तो रशिया को 3 साल में बड़ी प्लानिंग के तहत उसको तोड़ लिया गया है, और तोड़ने के बाद में अब ये बात आई है रशिया यहां ज्वाइन नहीं कर पाएगा। रही बात चाइना की, तो चाइना भी एक देखिए इस तरह का कंट्री है कि वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट पहले देखता है, अपनी वो डायरेक्टली, आज की तारीख में चाइना की स्थिति ऐसी है कि वो डायरेक्टली अमेरिका से भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जिस प्रोग्रेस की ट्रेजेक्टरी पे इकोनॉमी है चाइना की, चाइना इस टाइम नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी लड़ाई में कूदें, इस तरह की चीज में कूदें जहां, हाँ, एज ए डेटरेंट
एज ए डेटरेंट जरूर वो ईरान के साथ है और ईरान को पीछे से थोड़ी हेल्प भी कर रहा है, परंतु डायरेक्टली चाइना इस वार के अंदर आएगा ऐसी संभावना बहुत कम है। अमेरिका इस चीज को तोल मोल रहा है, जिस तरह से G7 से भाग करके वापस ट्रंप आए और ये सारी लॉबिंग चल रही है। अमेरिका ये तोल मोल करके ये देख रहा है कि रशिया का मूड क्या है या चाइना का मूड क्या है। उनको ये अच्छी तरह से आकलन है कि ना रशिया के बस की बात है इस युद्ध में कूदना, ना चाइना चाहता है। चाइना इकोनॉमिकली, चाइना मिलिट्रीली स्ट्रांग है, कूद सकता है, परंतु चाइना को पता है कि जिस हिसाब से हम आज की तारीख में तरक्की कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, चाइना नहीं चाहेगा कि डायरेक्ट उसके अंदर कूदे। इसलिए साहब मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ल्ड वार 3 मुझे नहीं लगता, या उस तरह से दो खेमों में ये कंट्रीज बट के दो ब्लॉक बन के आपस में आमने सामने आएंगे, जिस तरह से वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हुआ। क्योंकि आप देखें कि 700-800 किलोमीटर की डिस्टेंस है ईरान और इजराइल में, परंतु देखिए दोनों तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, रॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही हैं। कोई आप किसी भी आक्रमण से जब तक उसकी भूमि, जब तक उसके रिसोर्सेज, जब तक उसकी टेरिटरी का हासिल नहीं करते हैं, तब तक कोई वार का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स, एक्सचेंज ऑफ ये चल रहा है, ये इस तरह से चलेगा कुछ और दिन, जब तक कि इसमें कोई और नया। हालांकि पिछले 2 दिन में देखिए इस तरह की खबर आई है कि ईरान का पलड़ा भारी हुआ है। उन्होंने जहां से मोसाद और उनकी मिलिट्री एक्टिविटी चल रही थी हॉस्पिटल से, उस हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने मिसाइल गिराई है, उस हॉस्पिटल को तबाह किया है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल और अमेरिका ही इसमें जीत सकते हैं। आप देखिए यूक्रेन से पीछा छुटाना रशिया को बहुत मुश्किल पड़ गया है। और मैं अमेरिका की एक चीज और बता दूं, अमेरिका अफगानिस्तान में क्या अचीव कर पाया? इतने दिन अमेरिका की फौज रही, क्या अचीव कर पाया? या अगर हम पुराने टाइम में जाएं, वियतनाम वार में इतने साल वियतनाम वार चला, अमेरिका क्या कर पाया वहां पे? तो बिल्कुल ईरान को ये पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता है, ईरान को ये पता है कि हमें क्या करना है। अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करते हैं तो भी हम गुलाम हो जाएंगे एक तरह से, और अगर हम इसको चालू रखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पे प्रोग्रेस करते हैं, तो ये हमें इस तरह से आक्रमण करेंगे। तो ईरान ने ये चुना है कि हम अगर मरेंगे तो लड़के मरेंगे, हम बुजदिल की तरह नहीं मरेंगे। क्योंकि आप देखिए साहब, इजराइल हमेशा ये बोलता है कि भाई हम मुस्लिम कंट्रियों से घिरे हुए हैं, गाजा में हैं, यहाँ है, वहां है। इतने लोग वहां पे कत्ले आम किया गया है इतने सालों से। ठीक है, हो सकता है कि आसपास के कंट्रीज ने गाजा के अंदर या लीबिया में या आसपास के जो उनकी टेरिटरी है, घिरे हुए हैं, एक अलग कम्युनिटी है और मुस्लिम इस्लामिस्ट कट्टरवाद की सोच से घिरे हुए हैं। परंतु इस जो प्रेजेंट जो झगड़ा अभी है, इसके अंदर एक ईरान के साथ नाइंसाफी होती हुई नजर आती है, अगर आप प्राइमा फेसी देखें तो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके अंदर अमेरिका को बहुत बड़ी सफलता मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ईरान ने जो ना पीछे हटने का जो डिसीजन किया है, बिल्कुल वो बहुत सोच समझ के लिया है। बिल्कुल साहब, उन्होंने इराक से सबक लिया हुआ है, लीबिया से सबक लिया हुआ है, अफगानिस्तान से सबक लिया हुआ है, यूक्रेन से सबक लिया हुआ है, नॉर्थ कोरिया से सबक लिया हुआ है। उन्होंने सबक लिया हुआ है। उनको पता है कि या तो अमेरिका आपको गुलाम बना देगा, आपकी पूरी की पूरी नेचुरल रिसोर्सेज पे काबू कर लेगा और आप वैसे भी गुलाम रहेंगे। इससे अच्छा है कि अगर हम लड़ाई करके इनकी नाक में दम करके तब हम गुलाम बने, अगर गुलाम ही बनना है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर ये साफ दिखाई देता है, ये न तो इजराइल
और ईरान की लड़ाई है, न ईरान इजराइल से लड़ना चाहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से इजराइल इस्लामी मुल्कों से घिरा हुआ है और उसके ऊपर लगातार हमले हुए हैं, बड़ी क्रूरता हुई है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इजराइल का एकमात्र जो लक्ष्य है ईरान के ऊपर अटैक करने का, कि कम से कम भैया एक दूसरा न्यूक्लियर स्टेट तैयार न हो जो कि हमारे ऊपर सीधे आक्रमण कर सके। और निश्चित तौर पर अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट हो जाता है तो जो पूरा अरेबियन वाला जो पूरा क्षेत्र है उसमें इजराइल की जो धमक है, आज जब चाहता है जिसको चाहता है उसको सबक सिखा देता है, तो उस पावर में थोड़ी सी कमी आएगी। जहां तक बात भारत का है, तो जैसा कि कमांडर सर ने बताया, चीन भी अपनी बढ़ती हुई रफ्तार को रोकना नहीं चाहेगा, कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान को सबक सिखाया तब भी चीन तिलमिलाया तो बहुत, लेकिन बोला उसने कुछ नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्ट उसने नहीं किया। तो यही स्थिति इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे इस तमाम झगड़े में भारत की भी है, क्योंकि भारत की भी इकोनॉमी, भारत की भी ग्रोथ अपने उच्चतम स्पीड पे है और हम भी इसे रोकना नहीं चाहेंगे। सर, आपने इजराइल ईरान इन दोनों के झगड़े और उसमें अमेरिका रशिया को सबक सिखा रहा है, ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इस बीच इसके लंबे चलने या कितना रहने की जो आपने एक अच्छी विवेचना की, मुझे लगता है कि दर्शकों आप सबको एक आइडिया मिला होगा अलग तरीके से इस पूरे एपिसोड पर। सर, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा। आप सबको पता है आपके प्रारब्ध के साथ YouTube ने कुछ ऐसा किया है कि हम अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं संकोच से ऐसा कहता नहीं था। और आज का ये वीडियो अब यहीं समाप्त करेंगे। हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, थैंक यू वेरी मच।